नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आपको लिए सेकंड वीडियो भी आ चुकी है। आपकी सामान्य प्रबंधन यानी कि जनरल मैनेजमेंट की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और पहले थी, उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर। ये दूसरी वीडियो हो चुकी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं मैनेजमेंट की। इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। तो हर एक चैप्टर वाइज हम आपको मैनेजमेंट के क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये दूसरी वीडियो है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, हेनरी फ्यूल थे यानी कि हेनरी फ्यूल कौन थे? तो वैज्ञानिक थे, लेखाकार, खनन अभियंता, किसान। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, खनन अभियंता। यानी कि इसका मतलब होता है माइनर इंजीनियर। कौन थे? माइनर इंजीनियर थे हेनरी फ्यूल। पहला ऑप्शन क्या हो जाता, इक्का सी। दूसरा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है? मतलब इन्होंने यहाँ क्या पूछा, नहीं है। नहीं है शब्द का कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो पहले से है। सद्भाव कलह नहीं, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, कमांड की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये भी है, यानी कि ये भी है। और कार्य का विभाजन ये भी है, अनुशासन। यानी कि इनका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ये बी इसका सही आंसर हो। सद्भाव एवं कलह नहीं, इस प्रकार का इनका कोई सिद्धांत नहीं है। हेनरी फ्यूल ने 14 जो प्रिंसिपल दिए थे ना, 14 प्रिंसिपल दिए थे टोटल। तो उसमें से ये वाला कोई सा भी इनका सिद्धांत नहीं है, सद्भाव एवं कलह नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो किस लिए कार्य करते हैं? प्रबंधकीय कार्रवाई, निर्णय लेना, तो किसके? टेकिंग डिसीजन। और जो प्रबंधकीय कार्रवाई मैनेजमेंट जो वर्क होता है उसके लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दोनों के लिए करते हैं, प्रबंधकीय कार्रवाई और ये निर्णय लेना। तो दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल के रूप में जाना जाता है। तो हेनरी फ्यूल किस रूप में जाने जाते हैं? इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या है कि किस रूप में जाने जाते हैं? एक वैज्ञानिक, प्रबंधक के जनक, शॉप फ्लोर, मैनेजमेंट के जनक, या सामान्य प्रबंधक के जनक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप बता सकते हैं कि क्या उसका सही विकल्प बनेगा। यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप सामान्य प्रबंधक के जनक, जनरल मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये बोला है, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक शीर्ष से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन की में फ्यूल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया है? तो ये आंसर हो जाएगा कमांड की एकता, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड पर इसका डाला गया है। ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि सारे के सारे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हज़ारों लोग कर्मचारी काम करते हैं, तो उनका जो उद्देश्य है वो एक होना चाहिए। यानी कि ये उद्देश्य है, यहाँ पर इतने लोग काम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको दिशा की एकता बोलते हैं। और कमांड की एकता बोलते हैं कि इसका एक ही बॉस होना चाहिए, इसका बॉस एक ही होना चाहिए। इसकी तुलना किससे की जाती है? आर्मी के जो सैन्य संगठन है उससे की जाती है। तो आर्मी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे की जाती है, क्योंकि उसमें भी एक बॉस होता है। जैसे उसमें एक मेजर हो तो वो अपने बटालियन को जो भी आदेश देता है तो सारे के सारे उसकी बात मान लेते हैं। इस प्रकार उसको बोलते हैं कमांड की एकता। तो इसमें भी इसी प्रकार से कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कमांड की एकता की सिद्धांत किससे मिलता जुलता है? तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि सैन्य संगठन से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉस होता है, जो मेजर आर्मी के जो लोग होते हैं, जो उसमें आगे बड़े वाले होते हैं ना, वो डिसीजन लेते हैं, वो पीछे लोगों को सबको करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं सैन्य संगठन के समान ही इसकी तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें क्या है कि एक ही मुखिया, यानी कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। इसमें काम करने वाले लोग बहुत हो पर उसका लक्ष्य सबका एक ही हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? दिशा की एकता, कमांड की एकता, स्केलर चयन का सिद्धांत, या फिर कर्मचारियों की परिश्रमिक। तो इसका हो जाएगा दिशा की एकता, क्योंकि ये देखो इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, पर इनका लक्ष्य एक ही है इतने लोगों का। तो क्या हो जाएगा? दिशा एक ही साइड है सबकी, तो इसको बोलेंगे दिशा की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है। जो निर्णय लेने में डिसीजन जो लेते हैं अथॉरिटीज़, उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इनका केंद्रीकरण, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है, इसका मतलब ये है कि एक ही डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, यानी कि बॉस।
और उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उन सबको काम करना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण। मतलब कि एक बॉस होगा, उसके बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं ये एक मैन होता है इसमें, तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि यहाँ पर शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब अपने जगह पर, जैसे कि एक ये पूरा का पूरा इस प्रकार बांट दिया जाता है, तो ये अपनी जगह निर्णय ले सकता है, ये अपनी जगह निर्णय ले सकता है, ये अपनी जगह निर्णय ले सकता है। सभी लोग अपने अपने जगह पर डिसीजन ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। बट इसमें एक ही अगर लेता है निर्णय तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य प्रबंधक का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा कि ये कौन सा वाला करता है कि एक ही जगह पर कर्मचारियों को न्यूनतम किया जाना चाहिए, जो कर्मियों की स्थिरता या कर्मचारियों का परिश्रम। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मियों की स्थिरता। मतलब कि जो लोग हैं ना, अगर आप एक ही कर्मचारी को एक जगह पर रखते हैं तो वो अपने जो जिस पोजीशन पर है, जिस पोस्ट पर है, तो उस पर वो अच्छे से काम करने लगेगा और उसको उस क्षेत्र की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है। और अगर आप उसको कभी आपने इस डिपार्टमेंट में भेज दिया, कभी उस डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो उसको यही समझ में नहीं आएगा कि मुझे कितना काम करना है, क्योंकि वो इस बारे का सीखेगा तब तक उसको अगले वाले में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं कर्मियों की स्थिरता। तो आपको एक पोजीशन के लिए आपको स्थिर कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं कर्म को न्यूनतम किया जाना चाहिए। इससे आपकी दक्षता है जो अधिक से अधिक हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है कि उन्हें संगठन के समान हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उपरोक्त कथन में प्रबंधन के किस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, आप सोचें। समान हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा पावर दी जाती है तो वह अपने पावर का दुरुपयोग करने लगता है। तो इसलिए यह यहाँ पर किया गया है कि यदि किसी भी कीमत व्यक्ति के लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए प्रलोभन नहीं आना चाहिए। तो समान हित के लिए आपको व्यक्तिगत हित नहीं देखनी चाहिए, वहाँ पर आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए, ना अपने लिए। तो आपको एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया जाता है। जो भी डिपार्टमेंट है आपको डिपार्टमेंट की तरह काम किया जाता है। जैसे अगर आप इंडिया से खेल रहे हैं तो आपको इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है, ना कि आपको अपने लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर एक पूरे के पूरे ग्रुप की बात होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के इस सिद्धांत को लागू करने से समान प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। समान प्रबंधन के किस सिद्धांत को पहचानता है? ये किस सिद्धांत के लिए पुष्टि करता है इस प्रकार का कि ये अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है? तो इसका हो जाएगा कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि जब आप कार्य को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो बहुत सारे अपने अपनी जगह पर, तो ये काम अच्छे से होने लगता है। यदि आप एक ही जगह से हैंडल काम को किया जाता है तो फिर वो काम तेज़ी से नहीं हो पाता है। इसलिए उसको काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना चाहिए। इसको अलग से दे दो, जैसे इसको विपणन विभाग दे दिया आपने, इसको मार्केटिंग दे दिया, इसको आपने वित्त विभाग दे दिया, ठीक है, अकाउंटेंट। तो आप जब इसमें अपने अपने लिए करोगे तो ये अच्छा से काम होता है। यदि आप एक ही जगह यही व्यक्ति को आप विपणन का दे दो, इसी को मार्केटिंग का दे दो, इसको अगर 10 काम दे दिया जाए तो ये अच्छे से नहीं कर पाता। इस कार्य कहता है कि अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है यदि आप कार्य का डिवीजन कर देते हो, यानी कि कार्य का विभाजन कर देते हो। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन को प्रबंध किया शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में जो हेनरी फ्यूल के 14 जो प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल, उनमें से किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? इस प्रकार की जो परिभाषा है, तो इसमें जो करता है प्राधिकरण और जिम्मेदारी की, यानी कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप किसी एक व्यक्ति को ही आप पूरे के पूरे प्राधिक अथॉरिटी दे देते हो, उसको जिम्मेदारी दे देते हो, तो वह अच्छे से काम करता है। उसको अपने जिम्मेदारी का पता रहता है कि हमें क्या करना है और उसको पूरे अधिकार का भी नॉलेज रहता है, तो वो अच्छे से काम करता है। तो इस प्रकार की कहा गया कि एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार उसको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं
और वहाँ पर उसको जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। जैसे कि एक टीचर है, अगर आपने प्रिंसिपल ने उसको हिंदी पढ़ाने के लिए दे दिया है तो उसको पता है कि मेरे अधिकार क्या हैं और आपको हिंदी कितने दिनों में, कितने महीनों में, कैसे सब सिलेबस को कराना है, कैसे लोगों को सिखाना है बच्चों को, तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हेनरी फ्योल के सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए? हेनरी फ्योल ने जो अपने सर्वप्रथम विचार हैं वो कब प्रस्तुत किए थे? तो ई वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है बी, सन 1900 में। इन्होंने सन 1900 में सर्वप्रथम अपने विचारों को पुष्टि के पहले दिए थे। इन्होंने जो अपने विचार है ना वो प्रस्तुत किए थे। नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? जो नौकरशाही कहाँ देखने को मिलता है? तो नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सरकारी संस्था में। जी हाँ, सरकारी संस्था में अपने से जो लोग नीचे होते हैं उसको आप नौकर की तरह उसे ट्रीट करते हैं, पर इस प्रकार नहीं करना चाहिए। पर अब देखेंगे कि आप जो ही प्राइवेट जो संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, तो वहाँ पर एक रिस्पेक्ट होती है सबकी, वर्कर से भी इस प्रकार नहीं बात की जाती है जिस प्रकार सरकारी संस्था में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्योल का योगदान है। तो हेनरी फ्योल का क्या योगदान है प्रबंधकीय विचारधारा में? तो प्रबंध की सार्वभौमिकता या औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विचार जो 14 प्रिंसिपल दिए थे तो बहुत सारी विचारधारा तो दी थी उन्होंने। औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी किया था, क्योंकि आपने उनको वर्ग को बांटा था और किस प्रकार के इसको डिपार्टमेंट में उसी प्रकार उसको रखना चाहिए, तो इसको इन्होंने क्रियाओं का वर्गीकरण भी किया था। प्रबंध की सार्वभौमिकता और इन्होंने जो प्रबंध की नींव है वो भी रखी थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये इनके सारे के सारे सिद्धांत मैच खाते हैं इस वाले प्रश्न से। तो अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय क्रियाएँ हैं, जो प्रबंधकीय क्रियाएँ हैं कौन सी हैं? नियोजन है, संगठन है, तो ये कौन सा है इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी, क्योंकि नियोजन इनकी प्लानिंग और संगठन ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों ही प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। जैसे आप सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, देन आप उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो। जब आप प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, उसके बाद आप क्या करते हो? वहाँ पर रिक्रूटमेंट, यानी कि वहाँ पर आप जो व्यक्ति है ना उनको नियुक्तियाँ करते हो। जब नियुक्ति हो जाती है तो आप उस पर काम करना शुरू करते हो, क्योंकि आपने जब प्लानिंग बनाई उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे। ऑर्गेनाइजेशन में आप व्यक्ति आएंगे तभी तो आप मानव आएंगे, ह्यूमन होगा, मानव होंगे तभी तो काम चलना शुरू होगा। तो इस प्रकार ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहले नियोजन होता है, फिर संगठन बनता है, और ये प्रबंध की क्रिया, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना है। तो हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना क्या है? सिद्धांतों को, कार्यों तथा तत्वों को दोहराव, मानवीय तत्व का सीमित तत्व, प्रबंध शिक्षा की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं, उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत बहुत सारे दिए हैं, कार्यों तत्वों का दोहराव भी है, मानवीय तत्व का सीमित तत्व है, प्रबंध की शिक्षा की सीमाओं का, इस पर तो इन्होंने क्या किया? प्रबंध की शिक्षा का काफ़ी उल्लेख भी किया है, और जो मानवीय तत्व हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार आपको बांटना चाहिए, वर्ग को बांटना चाहिए, उन्होंने जो संगठन बनाना चाहिए, प्लानिंग किस प्रकार करनी चाहिए, क्या उद्देश्य रहना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत को दिए थे और ये बांटे थे। तो ये उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। तो मैक्स वेबर को किस रूप में जाना जाता है? तो आप देखेंगे यहाँ, तो वैज्ञानिक प्रबंध के लिए या प्रशासनिक प्रबंध के लिए, नौकरशाही प्रबंध के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा नौकरशाही प्रबंध के लिए, क्योंकि मैक्स वेबर जो है और जो वैज्ञानिक प्रबंध के लिए है वो ये नहीं है। और प्रशासनिक प्रबंध के लिए तो आप जानते हो कि जो प्रोफेशनल दिया था वो दिया था फ्योल ने, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था प्रबंध के लिए वो किस, तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो टेलर का था। ये थे टेलर और ये थे फ्योल, और वहीं नौकरशाही प्रबंध के लिए मैक्स वेबर को जाना था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नौकरशाही प्रबंध के लिए मैक्स वेबर को जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, व्यवसायों को प्राप्त लाभ है। तो व्यवसायों यानी कि जो बिजनेसमैन हैं तो उनको प्राप्त लाभ क्या होता है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कुशल नियंत्रण। जो अच्छा से अच्छे आप
कंट्रोल करते हो, किसी भी व्यवसाय में जो व्यक्ति लगे होते हैं उनको आपको कंट्रोल अच्छी तरह से किया जाता है, तो आपको अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है, उत्पादन में वृद्धि भी हो जाती है उससे, जब कुशल नियंत्रण हो। तो ये ऑप्शन, ये आपका नियंत्रण नंबर का ये कंट्रोल जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। इनकी वैज्ञानिक प्रबंध से क्या नहीं मिलेगा, उपभोक्ताओं को होने वाला लाभ क्या नहीं मिल सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज भी होते हैं। तो उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर, इससे क्या संबंध है, और श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि इससे जो वैज्ञानिक प्रबंधन उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। क्योंकि आपको सोच सकते हो वैज्ञानिक प्रबंध से क्या लाभ होगा एक आम उपभोक्ता को, जो एक कस्टमर है उसको क्या होगा, जो वैज्ञानिक प्रबंध है कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों ही प्रकार के लाभ नहीं होंगे उसको। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि है, तो जो टेलर हैं उनकी जो वैज्ञानिक प्रबंध की विधि क्या है, तो समन्वय है, इनकी आपस में समन्वय होना चाहिए, ना कि स्थिरता है, प्रमाणीकरण है, जो कुछ भी नहीं है। तो आपको समन्वय होना चाहिए। टेलर का एक ही सिद्धांत था। तो ये वर्क ऑन लेबर पर इन्होंने काम किया था, और हार्ड थॉट थे इनके प्रिंसिपल जो थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको कहा जाता है टेलर को। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का क्या योगदान है। तो क्या योगदान है इनका वैज्ञानिक प्रबंधन में, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या योगदान है, मानसिक क्रांति, जी हाँ, मानसिक क्रांति भी इनका योगदान है। और वहीं प्रबंध के उद्देश्य भी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रबंध के उद्देश्य भी दिए थे, और जिनके जो हार्ड थॉट थे, और इनके जो वर्क ऑन लेबर पर काम किया था, जबकि उन्होंने किसने हाई लेवल जो वर्क ऑन मैनेजर किसने किया था, फ्यूल ने किया था, और जो वर्क ऑन लेबर पर किया था वैज्ञानिक टेलर ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, मानसिक क्रांति और प्रबंध के उद्देश्य दोनों ही टेलर का योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं, तो आप देख सकते हैं हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल का या के प्रतिपादित सिद्धांत हैं। तो उन्होंने जो हेनरी फ्यूल ने जो सिद्धांत दिए थे उनमें से कौन कौन से इसमें हैं, तो आपको ये वाला आपको बताना है। तो कार्य विभाजन एंड डिवीजन ऑफ वर्क सही है। निर्देश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, बिल्कुल ये भी सही। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 24 का डी। आपको कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत मतलब ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो अनंत समय तक चलता रहेगा, इनकी इन्फिनिटी समय तक आपका चलता रहे, तो ये इसका सिद्धांत है। और दिशा की एकता है कि आपको एक ही दिशा में एक ही उद्देश्य होना चाहिए सबको कार्य करने का। कार्य का विभाजन है कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य को बांट लेना चाहिए, तब आपका काम अच्छे से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, टेलर व फ्यूल के सिद्धांत की समानता है। तो टेलर और फ्यूल के सिद्धांत हैं, उन्होंने दोनों की तुलना की है इस सिद्धांत में। तो इसमें क्या है, दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था, दोनों ही विद्वानों की विचारधारा सैद्धांतिक थी, या दोनों ही विद्वानों को केंद्र बिंदु नियुक्ता था, दोनों विद्वानों ने श्रमिकों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण जो है मानवतावादी था। ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति है जो टेलर हैं या फ्यूल हैं वो किसी जो वर्कर है उनके प्रति थोड़ी सी भी वो हो, तो उनमें मानवतावादी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 25 का। अगला क्वेश्चन है, टेलर व फ्यूल के सिद्धांत के मध्य कौन सा अंतर था। तो टेलर और यहाँ के सिद्धांत की, यदि आपने दोनों के सिद्धांत पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर जो अंतर है आप जल्दी से जल्दी इनके बीच पहचान लोगे। दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था, या दोनों ही विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी, दोनों ही विद्वानों ने व्यक्तिगत श्रमिकों पर ध्यान दिया, दोनों ही विद्वान थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 26 का, इसका हो जाएगा बी। दोनों ही विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। जी हाँ, कैसे थी, तो ये थे, देखो जो फ्यूल थे वो उन्होंने किस पे किया था, वर्क ऑन मैनेजमेंट पे किया था, जो मैनेजर पे इन्होंने किया था, और जबकि टेलर ने किया था वर्क ऑन लेबर पर, जो वर्कर थे उन पर टेलर ने वर्क किया था, और जबकि फ्यूल थे वो एक मैनेजमेंट के जो मैनेजर होते हैं वर्कर से ऊपर उन पर काम करते थे।
जबकि जो एक इन्होंने दिए थे फ्योल ने वो जनरल मैनेजमेंट थे और इन्होंने दिए थे वो हार्ड थे, हार्ड प्रिंसिपल थे, इनकी जनरल प्रिंसिपल थे। वहीं और फादर ऑफ जनरल मैनेज इनको कहा जाता है, टेलर को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, और हार्ड थॉट थे टेलर के। तो इस प्रकार इनके दोनों ही विचारधाराएं भिन्न भिन्न थी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? तो किससे जाना था? जॉर्ज एल्टन मायो। तो ये जाना जाता मानवीय संबंध प्रबंधन के लिए, तो जॉर्ज एल्टन मायो को जाना जाता है। नव प्रतिष्ठित विचारधारा का या के प्रकार हैं, तो क्या है नव प्रतिष्ठित विचारधारा के? तो इसका दोनों ही है, क्योंकि व्यवहारिक प्रबंध और मानवीय संबंध प्रबंध ये दोनों ही इसके विचारधारा के प्रकार हैं। मानवीय जो संबंध प्रबंध है और व्यवहारिक प्रबंध है, दोनों ही इसके प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी ई लिख गया है। अगला क्वेश्चन है, संयोग की विचारधारा को ... विचारधारा भी कहा जाता है। तो आकस्मिकता है, जो आकस्मिकता उसको अपन क्या कहते हैं, संयोग की विचारधारा को आकस्मिकता की विचारधारा भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, खुला तथा अनुकूलित प्रणाली दृष्टिकोण ही है। संयोग की दृष्टिकोण, खुला और अनुकूलित जो प्रणाली है उसका जो दृष्टिकोण होता है वो संयोग की दृष्टिकोण होता है। यहाँ आपके क्वेश्चन होते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो के लिए।